हेलो। 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 दोस्तों, नमस्ते। दीपक जी, आवाज़ मेरी सुनाई पड़ रही है? हेलो। कामिनी जी, आवाज़ मेरी सुनाई पड़ रही है आप लोगों को? अच्छा, आवाज़ आ रही है? हेलो जी, आवाज़ आवाज़ आ रही है? हेलो। दीपक जी, मेरी आवाज़ आ रही है? सुरेश जी भी आ गए हैं। हेलो। रुचि जी नमस्ते। सर आशुतोष सर नमस्कार। आवाज़ आ रही है सर? विष्णु जी, आवाज़ आ रही है? अ, जी आ रही है, तो मैं अब शुरू करता हूँ। प्रिय दोस्तों, आज के दिन कविता पाठ का निर्णय थोड़ा मुश्किल और थोड़ा तनावपूर्ण निर्णय था, क्योंकि लगातार हादसे हो रहे हैं। और सबसे पहले मैं विशाखापत्तनम में जो गैस के रिसाव के कारण जो कुछ लोगों का निधन हो गया है, आकस्मिक मौत हो गई है, उनके प्रति। और औरंगाबाद में ट्रेन की पटरी से कट के जो 16 है करीब प्रवासी मजदूर हमारे, उनकी जान चली गई, इनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। हमारे एक बहुत ही प्रतिभाशाली कथाकार मित्र, जो बहुत सहृदय थे, शशि भूषण द्विवेदी जी, कल हृदयाघात से अचानक उनका देहावसान हो गया। तो मन बहुत भारी था कल से। और ये कविता पाठ करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन ये सोच के ये निर्णय हमने किया कि कविता आज के दौर में दुख की और तनाव की ही अभिव्यक्ति है, और ये कोई प्रसन्नता का कार्यक्रम नहीं है, एक रचनात्मक कार्यक्रम है। और अपने वक्त की जो मुश्किलें हैं, जो विडंबनाएं हैं, जो तकलीफ़ें हैं, उनको समझने की एक कोशिश है कविता। तो इसी लिहाज से मैं यहाँ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, और कुछ कविताएं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। और कुछ तो पहले की कविताएं हैं, कुछ नई कविताएं भी सुनाऊँगा, जिससे कि आप ये न कहें कि वही पुरानी कविताएं बार बार ये सुनाते हैं। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है, मेरा पहला अनुभव है ये, इसलिए बहुत थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ। तो ये कामनी जी कह रही हैं कि पंखा बंद कर दीजिए। अच्छा, तो उसमें मैं गर्मी बहुत लगेगी, मैं लेकिन बंद करके आता हूँ, एक सेकेंड। तो मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले एक कविता है, आस्था। बचपन में स्कूल से लौट कर घर आता तो कभी कभी माँ नहीं मिलती। सामने चाचा के घर में जाकर पूछता तो छोटी दादी मेरी परेशानी से प्रसन्न होकर कहती, माँ तुम्हारी चली गई किसी के साथ। मैं अचरज में पड़ जाता, कैसे चली गई। सड़क पर जो बस आती है उसमें बैठकर
मगर माँ आस पड़ोस में कहीं गई होती, थोड़ी देर बाद मिल जाती, मेरे इस एहसास को सत्यापित करती हुई कि माँ कहीं जा नहीं सकती। इस तरह आस्था मुझे मिली माँ से। तो ये एक कविता है। और दूसरी कविता है असली बात कहते नहीं बनती थी। हमारे दौर में लोकतंत्र की एक अजब सी कूट भाषा विकसित हो चुकी थी। नेता जब कहता था विकास, वो जानता था कि विकास के लिए समर्थन नहीं मांग रहा है। लोग जब कहते थे विकास, जानते थे कि विकास के लिए वे उसके साथ नहीं हैं। असली बात कहते नहीं बनती थी, इसलिए उसे कहा जाता था विकास। अंत में अन्याय जब बहुत बढ़ गया, तब यह खुलासा हुआ विकास राजधर्म का पालन न करने वाले एक नेता का नाम था, जिसे गिरफ्तार करने की कोशिश हुई थी पर किया नहीं गया। फिर एक कविता है एक चुनाव की भी मुश्किल होती है। ईश्वर का अचरज। प्राची जी नमस्ते। ईश्वर का अचरज। अत्याचारी कहता है कि उस पर ईश्वर की कृपा है, क्योंकि वो निर्बल को सताने में समर्थ है। और अत्याचार का शिकार भी यही मानता है, क्योंकि वह मार खाकर जीवित रहा आता है। एक ईश्वर यह अचरज करता है, मैं तो हूं ही नहीं, फिर मेरी कृपा का इतना अपयश क्यों। इमरजेंसी शीर्षक कविता है। इमरजेंसी भी लौट कर आती है इतिहास में, कहती हुई मैं वो नहीं हूं। इमरजेंसी भी लौट कर आती है इतिहास में, कहती हुई मैं वो नहीं हूं जिसने तुम पर अत्याचार किए थे। इस बार मैं तुमसे करने आई हूं प्यार। सभी दोस्तों को नमस्ते जो आते जा रहे हैं। अभी कुमार अनजान जी आए हैं। और नया राजपत्र एक कविता है, थोड़ी पुरानी हो चली है लेकिन अभी भी ये प्रासंगिक है, ऐसा मुझे लगता है। अगर आप सरकार के तरफदार नहीं हैं तो इसके 3 ही मतलब हैं। एक, आप देशद्रोही हैं। उसमें भी बहुत संभव है कि आप पाकिस्तान परस्त हों। अल्पसंख्यक अधिक संदिग्ध हैं। राम प्यारे राय सर हैं, नमस्ते सर। अगर आप सरकार के तरफदार नहीं हैं तो इसके 3 ही मतलब हैं। एक, आप देशद्रोही हैं। उसमें भी बहुत संभव है कि आप पाकिस्तान परस्त हों। अल्पसंख्यक अधिक संदिग्ध हैं। दूसरा, आप नक्सली हैं, या बहुत संभव है कि आप उनके लिए काम करते हों। आदिवासी अधिक संदिग्ध हैं। दीपक जी कह रहे हैं आवाज बढ़ाएं। दूसरा, आप नक्सली हैं या बहुत संभव है कि आप उनके लिए काम करते हों। आदिवासी अधिक संदिग्ध हैं। तीसरा, आपके पास
काला धन है और आप उसे ठिकाने नहीं लगा पाए, या बहुत संभव है कि आपने उसे जन धन खातों में जमा करवा दिया हो। गरीब अधिक संदिग्ध हैं। इसके बावजूद अगर आपको इस देश में रहने दिया जा रहा है तो यह सरकार की सहिष्णुता है, आपकी नहीं। विष्णु जी नमस्ते, आवाज ठीक से आ रही है? कौशल जी नमस्ते। एक कविता है, नया नियम। तुम जो भी हो, किसान या मजूर, इस देश के नागरिक नहीं हो। राज्य तुम्हें पहचानता नहीं। खुदकुशी गुनाह नहीं है, ये कहना गुनाह है कि हालात खुदकुशी के हैं। हताशा के इजहार से साबित नहीं हो पाता कि सब साथ हैं, सबका विकास हो रहा है। इसलिए लोकतंत्र का नया नियम है, दुख को जो कहेगा नागरिक नहीं रहेगा। ऑक्सीजन के अभाव में कविता है, घर के आंगन में तुलसी के पौधे हैं, पीछे पीपल के पेड़ और सामने नीम का विशाल वृक्ष। डॉक्टर कहते हैं सबसे ज्यादा ऑक्सीजन के ये स्रोत हैं। बेशक ये अच्छा है, पर ऑक्सीजन के अभाव में बच्चों के इंतकाल की उदास करती खबरों के बीच एक अपराधी की तरह इनके साथ रहता हूं। बलात्कारी की हंसी एक कविता है। गिरफ्तार करके ले जाए जा रहे बलात्कारी की हंसी कहती है। विष्णु जी कह रहे हैं काजू की रोटी सुनाएगा, अभी सुनाता हूं, रखी है मैंने। बलात्कारी की हंसी कविता है। गिरफ्तार करके ले जाए जा रहे बलात्कारी की हंसी कहती है कि न्याय के नाम पर जो कुछ हो रहा एक प्रहसन है। मेरे पास धन है, रुतबा है, सत्ता का समर्थन है। जैसे मैंने अत्याचार किए और भी करूंगा मैं। उदास वे हों जिन्हें मैंने सताया है, या जो निरीह और आरक्षित हैं। सभ्यता के इस मकाम पर यातना का कोई मूल्य नहीं, वो सिर्फ आतताई की प्रसन्नता के काम आई। नीच को गौरव मिला, निर्लज्ज को सम्मान। बलात्कारी की हंसी में सुन पड़ती है एक पूरे समाज के पराभव की कथा। अगर आपके पास ताकत है, कविता है, अगर आपके पास ताकत है तो आप असहमति को दबोच सकते हैं और फिर मुस्कुरा सकते हैं। अगर आपके पास ताकत है तो आप असहमति को दबोच सकते हैं और फिर मुस्कुरा सकते हैं। लोकतंत्र दबोची हुई निरीहता पर ताकतवर की मुस्कान है। लोकतंत्र दबोची हुई निरीहता पर ताकतवर की मुस्कान है, जिससे जनता को लगता रहे कि मार रहा शख्स मेहरबान है। अब ये कविता है, राजा ने कहा। राजा ने कहा मैं कभी
छुट्टी नहीं लेता। राजा ने कहा, मैं कभी छुट्टी नहीं लेता। लोगों की जिंदगी को तबाह करना एक बड़ा काम है। अवकाश पर जाने से कैसे होगा। और ये कविता जो अभी विष्णु जी कह रहे थे, ये राम जी राय सर को बहुत प्रिय कविता है, काजू की रोटी। और कोई बहुत अच्छी कविता जब लिख पाते हैं तो राम जी राय सर कह देते हैं, उसको खोज लेते हैं, मंगाते हैं कि इसको जनमत में प्रकाशित करते हैं। तो ऐसी ये एक कविता है, काजू की रोटी। जब मैं स्टूडेंट था जेएनयू में, तब उन्होंने एक कविता मेरी इसी तरह खोजी थी, मिश्र जी के पैर, और जनमत में प्रकाशित की थी। उसके कवर पृष्ठ पर, कवर का जो अंदरूनी पृष्ठ होता है, तो उसी तरह की एक कविता है, काजू की रोटी। काजू की रोटी के बारे में सुनते सुनते कि उसे हुक्मरान खाते हैं, घर में एक दिन स्वगत मैंने पूछा, काजू की रोटी होती कैसी है। काजू की रोटी के बारे में सुनते सुनते कि उसे हुक्मरान खाते हैं, घर में एक दिन स्वगत मैंने पूछा, काजू की रोटी होती कैसी है। जीवन संगिनी ने कहा, संजय जी कह रहे हैं थोड़ा और जोर से पढ़िए। मैंने पंखा भी बंद कर दिया है और पूरी ताकत लगा रहा हूं, फिर भी और कोशिश करता हूं। काजू की रोटी के बारे में सुनते सुनते कि उसे हुक्मरान खाते हैं, घर में एक दिन स्वगत मैंने पूछा, काजू की रोटी होती कैसी है। जीवन संगिनी ने कहा, थोड़ा आटा मिलाना पड़ेगा, नहीं तो उसकी रोटी बनेगी नहीं, टूट जाएगी। जीवन संगिनी ने कहा, थोड़ा आटा मिलाना पड़ेगा, नहीं तो उसकी रोटी बनेगी नहीं, टूट जाएगी। राजा को प्रजा की जरूरत क्यों है, समझने के लिए इससे बेहतर रूपक क्या होगा। अब ये कविता देखिए जरा, हवन के लिए। अभी दीपक जी कह रहे हैं मिश्र जी के पैर सुना दीजिए, और वो हिंदी कविता। तो कोशिश करूँगा, अगर मैंने खोज लिया, लैपटॉप भी ऑन है, हो सकता है इसमें मिल जाए। बहरहाल अभी कविता है हवन के लिए। हवन के लिए अमेज़न की वेबसाइट पर गाय के गोबर से बने 9 कंडों का सेट खूबसूरत पैकेजिंग में महज 199 रुपयों में उपलब्ध है। हवन के लिए अमेज़न की वेबसाइट पर गाय के गोबर से बने 9 कंडों का सेट खूबसूरत पैकेजिंग में महज 199 रुपयों में उपलब्ध है। यह सिर्फ विज्ञापन नहीं, हमारे समय का शायद सर्वश्रेष्ठ रूपक है। यह सिर्फ विज्ञापन नहीं, हमारे समय का शायद सर्वश्रेष्ठ रूपक है। इसमें सब कुछ है, गाय, गोबर, धर्म, कॉरपोरेट, भूमंडलीकरण और सत्ता का अदृश्य हाथ, जिसके बगैर यह दुर्लभ संयोग संभव न था। फिर ये कविता है, पूछो राष्ट्र निर्माताओं से। एक 3 तलाक होता है, एक 3 तलाक होता है और एक चुप्पा तलाक। चुप्पा तलाक में महान लक्ष्य से पत्नी तज दी जाती है। पूछो राष्ट्र निर्माताओं से,
चुप्पा तलाक का निराकरण कैसे होगा, किस न्यायालय में उसकी सुनवाई होगी। और ये एक दो कविताएं हैं। एक है संग की शरण जाता हूं। कभी वो भी समय था, कभी वो भी समय था जब राजकीय दमन से पीड़ित, सांसारिक दुखों से आहत, वर्ण व्यवस्था से संतप्त। कभी वो भी समय था जब राजकीय दमन से पीड़ित, सांसारिक दुखों से आहत, वर्ण व्यवस्था से संतप्त तुम्हारे पूर्वज। योगेन जी, आहूजा जी नमस्ते। कभी वो भी समय था जब राजकीय दमन से पीड़ित, सांसारिक दुखों से आहत, वर्ण व्यवस्था से संतप्त तुम्हारे पूर्वज सत्य, शांति और मुक्ति की तलाश में कहते थे, संग की शरण जाता हूं। कभी वह भी समय था जब राजकीय दमन से पीड़ित, सांसारिक दुखों से आहत, वर्ण व्यवस्था से संतप्त तुम्हारे पूर्वज सत्य, शांति और मुक्ति की तलाश में कहते थे, संग की शरण जाता हूं। वह कोई और ही संग था जो विराग से बना था, अहिंसा, अपरिग्रह और सौहार्द से। चक्र उल्टा घूमता है अब, सत्ता की हिंस्र लालसा लिए हुए लोग कहते हैं, संग की शरण जाता हूं। क्या आप यकीन करेंगे, बेरेटा एम 1934, बेरेटा एम 1934 9 mm की पिस्तौल थी जो सबसे पहले इटली में मुसोलिनी की सेना ने इस्तेमाल की थी। बेरेटा एम 1934 9 mm की पिस्तौल थी जो सबसे पहले इटली में मुसोलिनी की सेना ने इस्तेमाल की थी। 1941 में इटली जब ब्रिटेन से पराजित हुआ तो एक सैन्य अधिकारी तमगे के तौर पर इसे ग्वालियर ले आए। 1941 में इटली जब ब्रिटेन से पराजित हुआ तो एक सैन्य अधिकारी तमगे के तौर पर इसे ग्वालियर ले आए, जहां 7 साल बाद हिंदू महासभा के सहयोगियों की मार्फत नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे ने इसे एक हथियार विक्रेता से खरीदा और फिर गांधी की हत्या की। बाद में हत्यारों ने इसका 7.65 mm का देशी संस्करण तैयार कर लिया। क्या आप यकीन करेंगे, ये वही पिस्तौल है जिससे आज़ादी के 70 साल बाद लेखकों की हत्या की जा रही है। सुनीत जी और शरद जायसवाल जी, दुर्गा जी, आप सबका स्वागत है। और जो भी दोस्त बीच में आ रहे हैं, असल में कविता के बीच में एक उसका ध्यान भंग होता है, इसलिए बीच में मैं नहीं बोल पाता हूँ। सबका स्वागत करता हूँ। और चूँकि ये एक मुश्किल दौर में एक ऑनलाइन कविता पाठ भी कभी करना पड़ेगा, ऐसी कभी कल्पना नहीं की थी। शुक्रिया दीपक जी, आपके इस हौसला अफजाई करने वाले कमेंट के लिए। तो ये कविता तो प्रत्यक्ष जो सुनाने में जो उसका एक अनुभव होता है, ऑनलाइन में
वो थोड़ा सा एक तरफा जैसा लगने लगता है। तो आप जो कमेंट्स कर रहे हैं उससे मुझे एक प्रेरणा मिल रही है कि मैं इसको आपके सामने रखूं कविताएं, और कुछ कविताएं और रखता हूं। संजय जोशी जी ने जो मुझे समय दिया है उसी के हिसाब से मैं चल रहा हूं। एक कविता है उम्मीद के चंदोवे तले। उम्मीद के चंदोवे तले हमारे समय की यह नहीं है मुश्किल कि उम्मीद नहीं है। हमारे समय की ये नहीं है मुश्किल कि उम्मीद नहीं है, बल्कि ये है कि हत्यारे से उम्मीद है। हमारे समय की ये नहीं है मुश्किल कि उम्मीद नहीं है, बल्कि ये है कि हत्यारे से उम्मीद है। घर से दफ्तर, दफ्तर से बाजार तक लोग उम्मीद करते हैं कि जो काम कोई नहीं कर पाया हत्यारा करेगा। यहां तक कि मां भी आ जाती है उम्मीद के इस चंदोवे तले। मगर जब उसे हत्यारे का इतिहास पता चलता है, वो कहती कुछ नहीं, उदास हो जाती है। और बीच बीच में ये खबरें भी आती है कि राजा सुरक्षित नहीं है, उसके खिलाफ साजिश हो रही है, और उसमें कुछ बड़े अच्छे लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट बताया जाता है, ऐसा आरोप लगाया जाता है। तो मैंने इस पर एक कविता लिखी है कि जब राजा ही सुरक्षित नहीं। जब राजा ही सुरक्षित नहीं, कविता का शीर्षक है राजा से प्रजा को खतरा है। जबकि राजपुरुष कहते हैं राजा के शत्रु प्रजा में ही छिपे हुए हैं। राजा से प्रजा को खतरा है, जबकि राजपुरुष कहते हैं राजा के शत्रु प्रजा में ही छिपे हुए हैं। राजा के शत्रु न हो तो भी इस एहसास के लिए जरूरी है कि राजा संकटापन्न है, जिससे लोग यह मान लें जब राजा ही सुरक्षित नहीं, तब सर्वोत्तम यही है कि हम उसके योगक्षेम की चिंता करें, और हमारी जो दुर्वस्था है उसके लिए वो नहीं, हम ही जिम्मेदार है। और ये अभी पेट्रोल और डीजल के दाम फिर से अभी उसका अंतर्राष्ट्रीय मूल्य बहुत नीचे चला गया है। इसके बावजूद भारत में अभी हाल में भी 10 रुपये और पेट्रोल का दाम बढ़ाया गया है, डीजल का भी बढ़ाया गया है। तो आसमान छू रही हैं कीमतें भारत में पेट्रोल और डीजल की। मैंने इस पर एक कविता कई वर्ष पहले लिखी थी, नीरो का बयान। पेट्रोल और डीजल पर बेरहमी से बढ़ते जा रहे सरकारी कर से भारत में लोग जब बेहाल हो गए, उनमें से बहुतों को लगने लगा हो न हो रोम पेट्रोल और डीजल जैसे ही किसी ज्वलनशील तरल पदार्थ की लपटों में धू धू कर जला था। पेट्रोल और डीजल पर बेरहमी से बढ़ते जा रहे सरकारी कर से भारत में लोग जब बेहाल हो गए, उनमें से बहुतों को लगने लगा हो न हो रोम पेट्रोल और डीजल जैसे ही किसी ज्वलनशील तरल पदार्थ की लपटों में धू धू कर जला था, और उस
अग्निकांड से आह्लादित सम्राट नीरो राजप्रासाद की अट्टालिका पर बांसुरी बजाते हुए सिर्फ नृत्य नहीं कर रहा था, बल्कि उसे यह कहते भी सुना गया था, ये जो आग सबको राख करती जा रही है, ये जो आग सबको राख करती जा रही है, इसे रोक पाना मेरे वश की बात नहीं। और ये भी आप सुनते होंगे बीच बीच में, जिसको मैं कविता की भाषा में, अपनी कविता की भाषा में कहूँ तो होगा महाराज अजय हैं, महाराज अजय हैं। नेतृत्व निरर्थक साबित हुआ, नेतृत्व निरर्थक साबित हुआ जब यह स्वीकार करने का समय आया, राजा ने दूसरे संकट की ओर ध्यान दिलाया। नेतृत्व निरर्थक साबित हुआ जब यह स्वीकार करने का समय आया, राजा ने दूसरे संकट की ओर ध्यान दिलाया, हमारा विपक्ष प्रतिभाहीन है। सभासदों ने दोहराया, महाराज का कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने जय जयकार की, महाराज अजय हैं, अजर हैं, अभी आधी सदी तक राज करेंगे। सभासदों ने दोहराया, महाराज का कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने जय जयकार की, महाराज अजय हैं, अजर हैं, अभी आधी सदी तक राज करेंगे। विधान के मुताबिक प्रत्येक 5 साल पर जनमत संग्रह की भी जरूरत नहीं, क्योंकि राज्य में योग्यता का अभाव है। कारण कुछ ऐसा था कि अकाल की खबर की तरह सुन पड़ती थी ये मुनादी। ये मलबे का मालिक एक छोटी सी कविता है। मलबे का मालिक मोहन राकेश जी की कहानी का शीर्षक है ये, लेकिन मैंने वहाँ से उनको ट्रिब्यूट देने के लिए ये ले लिया है शीर्षक, मलबे का मालिक। शासन करने का एक ढंग ये है, शासन करने का एक ढंग यह है, सब कुछ मिट्टी में मिला देना और फिर मलबे पर खड़े होकर कहना, मित्रों हमें ये विकास और फिर मलबे पर खड़े होकर कहना, मित्रों हमें ये विनाश ही मिला है विरासत में। ये बीच में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था इस कविता को सुनाते हुए, इसलिए मैं एक बार और इसको दोहरा देता हूं। मलबे का मालिक, शासन करने का एक ढंग यह है, सब कुछ मिट्टी में मिला देना और फिर मलबे पर खड़े होकर कहना, मित्रों हमें यह विनाश ही मिला है विरासत में। और ये हमारे दीपक जी कह रहे हैं कि मिश्र जी के पैर कविता, और एक कविता डिप्टी साहब आए, हालांकि उसका शीर्षक है हिंदी, तो मैं इसको आपको लैपटॉप से खोज के आपको सुना देता हूँ। 1 सेकेंड बस हेल्प कीजिएगा। मुझे उम्मीद है मिल जानी चाहिए। शाही सर कह रहे हैं कि नेटवर्क परेशान कर रहा है। खैर ये कविता मिल गई। ये
पुरानी कविता है। 2006 में मेरा संग्रह आया था, एक ही चेहरा, एक संग्रह आया था, उसमें शामिल थी ये। मैं आपको दीपक जी के आदेश पे सुना रहा हूँ। हिंदी शीर्षक कविता है। डिप्टी साहब आए, डिप्टी साहब आए, सबकी हाजिरी की जांच की, केवल रजनीकांत नहीं थे। डिप्टी साहब आए, सबकी हाजिरी की जांच की, केवल रजनीकांत नहीं थे। कोई बता सकता है क्यों नहीं आए रजनीकांत? रजनी के जिगरी दोस्त हैं भूरा, रजनी के जिगरी दोस्त हैं भूरा, रजिस्टर के मुताबिक अनंत राम, वही बता सकते हैं साहब। भूरा कुछ सहमते से बोले, रजनीकांत दिख हैं। डिप्टी साहब आए, सबकी हाजिरी की जांच की, केवल रजनीकांत नहीं थे। कोई बता सकता है क्यों नहीं आए रजनीकांत? रजनी के जिगरी दोस्त हैं भूरा, रजिस्टर के मुताबिक अनंत राम, वही बता सकते हैं साहब। अब शाही जी कह रहे हैं कि आवाज आ रही है। भूरा कुछ सहमते से बोले, रजनीकांत दिख हैं। डिप्टी साहब ने कहा, क्या कहते हो साहब? उई उछरो बूढ़ो हैं। इसका क्या मतलब है? भूरा ने स्पष्ट किया, उनका जीव नागा है। डिप्टी साहब कुछ समझ नहीं पाए। भूरा ने फिर कोशिश की, रजनी का चोला कहे में नहीं है। इस पर साहब झुंझला गए। ये कौन सी भाषा है? इस पर साहब झुंझला गए। ये कौन सी भाषा है? एक बुजुर्ग मुलाजिम ने कहा, हिंदी है हुजूर, इससे निहुर कर मिलना चाहिए। एक कविता है, दीपक जी ने कहा तो मैंने आपके सामने इसको रखा। और ये मिश्र जी के पैर जो है, इसको भी जब टेक्नोलॉजी है तो इसका इस्तेमाल कर ही लिया जाए, मिल जाए। मृत्युंजय जी नमस्कार। हमारी हिंदी का वैभव निश्चित रूप से उसका जो वैविध्य है वही उसकी खूबसूरती है, उसकी ताकत है। और मिश्र जी के पैर कविता मिल नहीं रही है। मैं आपको ऐसा करता हूँ, अपनी स्मृति से सुनाता हूँ। मुझे याद है, छोटी सी कविता है। मिश्र जी के पैर। पता नहीं यह भारतीय संस्कृति थी या ऐसे उनके व्यक्तिगत संबंध रहे आ रहे थे। पता नहीं यह भारतीय संस्कृति थी या ऐसे उनके व्यक्तिगत संबंध रहे आ रहे थे। एक बड़े आदमी के प्रति श्रद्धा थी या एक अच्छे आदमी की विनम्रता थी। पता नहीं यह भारतीय संस्कृति थी या ऐसे उनके व्यक्तिगत संबंध रहे आ रहे थे। एक बड़े आदमी के प्रति श्रद्धा थी या एक अच्छे आदमी की विनम्रता थी। बहरहाल कविवर ने मिश्र जी के पैर सबके सामने छू लिए। इसलिए नहीं कि उनसे कोई लाभ लेना था, लेकिन ऐसा करने से लाभ होता है, कविवर यह जानते जरूर थे। हमारा जैसा समय है उसमें यह जानना कितना बारीक जानना है, मिश्र जी के पैरों को जानना। ये
मैंने अपनी स्मृति से सुनाई है आपको, क्योंकि एक बार त्रिलोचन जी ने मुझसे कहा कि कविता सुनाओ। मैं उनके घर गया था तो मैंने कहा कि मैं तो कविताएं लाया नहीं हूँ, मैं विद्यार्थी था उस समय, एमफिल का या एमए का, और इतने बड़े कवि के पास कविता लेके जाने का साहस मुझ में नहीं था। तो मैंने कहा कि मैं कविता नहीं लाया हूँ। तो बोले, एक व्यंग्य में मुस्कुरा के कहा उन्होंने कि आजकल के कवियों को अपनी कविता ही याद नहीं रहती है। तो मुझे थोड़ा सा हल्का सा मेरे अहम पे चोट की थी उन्होंने। तो मैंने कहा कि ऐसा नहीं है, मैं आपको अपनी स्मृति से 2-3 कविताएं सुनाता हूँ। तो मैंने ये मिश्र जी के पैर भी सुनाई थी उन्हें, और एक और सुनाई थी, बस में स्त्रियां खड़ी थीं। तो वो बहुत खुश हो गए थे त्रिलोचन जी। तो उनकी वो मुस्कुराहट जो थी, प्रसन्नता थी, वही मेरे लिए एक पुरस्कार की तरह थी। मैं आपको एक पर्सनल बात कहना चाहता हूँ, एक निजी अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ये कोरोना नाम की जो वैश्विक महामारी है, ये इतनी भयावह है, इतनी अप्रत्याशित है कि पूरी जिंदगी में कभी इसकी इतनी ऐसी कोई कल्पना नहीं थी कि एक ऐसे दौर से हमें रूबरू होना पड़ सकता है, उससे जूझना पड़ सकता है। तो ये जब इसकी शुरुआत हुई मार्च के महीने में भारत में, तो मेरी आपको बताएं, बोलती बंद हो गई थी मेरी पहली बार जीवन में। मुझे लग रहा था कि मैं कुछ लिख पढ़ नहीं पाऊंगा, कुछ कह नहीं पाऊंगा। ये तो बड़ा भयानक है, ये जो कोरोना का आतंक है। तो गालिब का एक शेर भी याद आता था, है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हो, वरना क्या बात कर नहीं आती। तो ये दौर, ये समय थोड़े दिन रहा, फिर मैंने उस बीमारी से लगा लिपटा जो निज़ाम है, उस निज़ाम की जो बद इंतज़ामी है, उसकी जो निर्ममता है, उस यथार्थ को पहचाना। तो उस यथार्थ को पहचाना तो मुझे लगा कि इसका विरोध करना पड़ेगा, इसका रचनात्मक प्रतिकार करना पड़ेगा। तो मैंने कुछ कविताएं कोरोना पर भी लिखी। तो वो मैं आपके सामने सुनाऊंगा। ये मेरा लैपटॉप कुछ धोखा दे रहा है, तो मैं उसके पहले 1-2 कविताएं आपको सुनाता हूँ, जिनसे मैं एक्चुअली कविता पाठ का समापन करना चाहता था, लेकिन मेरी इच्छा हुई कि कोरोना वाली कविता आपको सुनाऊं। पता नहीं वो लैपटॉप साथ देगा कि नहीं, मुश्किल लग रहा है। तो मैं 2-3 कविताएं सुना के समापन करता हूं, क्योंकि ये लैपटॉप धोखा दे रहा है। एक कविता है, चांद कहता था। चांद कहता था आज शाम, अपने सारे संताप घुला दो। चांद कहता था आज शाम, अपने सारे संताप घुला दो। मेरी शीतलता में, मेरी छांव में सो रहो। चांद कहता था आज शाम, अपने सारे संताप घुला दो। मेरी शीतलता में, मेरी छांव में सो रहो। मगर मैंने कहा आऊंगा फिर कभी। अभी उद्विग्न है हृदय, आतताई की विजय दुंदुभी सुन पड़ती है। चांद कहता था आज शाम। उत्तरा बहुगुणा जी, पंत उत्तरा बहुगुणा जी कह रही आवाज कम आ रही है, तो मैं तो पूरा प्रयास कर रहा हूं। चांद कहता था आज शाम, अपने सारे संताप घुला दो।
मेरी शीतलता में, मेरी छांव में सो रहो। मगर मैंने कहा आऊंगा फिर कभी, अभी उद्विग्न है हृदय, आतताई की विजय दुंदुभी सुन पड़ती है। चांद कहता था आज शाम अपने सारे संताप भुला दो, मेरी शीतलता में, मेरी छांव में सो रहो। मगर मैंने कहा आऊंगा फिर कभी, अभी उद्विग्न है हृदय, आतताई की विजय दुंदुभी सुन पड़ती है। और मेरा देश उसके छल से अभिभूत, हिंसकता पर मुग्ध, किंतु अपने भवितव्य से अनजान है। एक सेकंड। अब ये मैं आपको इसका अंत की ओर आ गया हूं मैं, तो मैं आपको, चूंकि आप भी ऊब गए होंगे, काफ़ी समय हो गया है, तो मैं आपको 2 कविताएं अंत की ओर सुनाता हूं। अगर लैपटॉप ने साथ दिया तो 2-3 कविताएं और सुना दूंगा, अन्यथा एक कविता है, मैं एक जज था। मैं एक जज था, मेरे जिम्मे एक ही मुकदमा था। मैं एक जज था, मेरे जिम्मे एक ही मुकदमा था, जिसमें मुझे हत्यारे की बाबत फैसला देना था। मुझे मेरे सदर ने 1 अरब रुपयों की पेशकश की, मगर मैंने इनकार किया। मैं एक जज था, मेरे जिम्मे एक ही मुकदमा था, जिसमें मुझे हत्यारे की बाबत फैसला देना था। मुझे मेरे सदर ने 1 अरब रुपयों की पेशकश की, मगर मैंने इनकार किया। फिर दूर शहर एक शादी में मेरे दोस्त जज मुझे ले गए। फिर दूर शहर एक शादी में मेरे दोस्त जज मुझे ले गए। मुझे पता नहीं था वे अब मित्र नहीं हैं, मेरी मृत्यु को सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किए गए अजनबी लोग हैं। मुझे कोई बीमारी नहीं थी, पर रिकॉर्ड में यही दर्ज है कि वहां रात में मुझे दिल का दौरा पड़ा। संतोष चंदन जी कह रहे हैं कि अभी साथ रहिए, तो मैं तो साथ हूं, बशर्ते आप ऊब न गए हों। को मेरे पास बहुत सामग्री है। मैं एक जज था, मेरे जिम्मे एक ही मुकदमा था, जिसमें मुझे हत्यारे की बाबत फैसला देना था। मुझे मेरे सदर ने 1 अरब रुपयों की पेशकश की, मगर मैंने इनकार किया। फिर दूर शहर एक शादी में मेरे दोस्त जज मुझे ले गए। मुझे पता नहीं था वे अब मित्र नहीं हैं, मेरी मृत्यु को सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किए गए अजनबी लोग हैं। मुझे कोई बीमारी नहीं थी, पर रिकॉर्ड में यही दर्ज है कि वहां रात में मुझे दिल का दौरा पड़ा। ऑटो स्टैंड नजदीक नहीं था।
फिर भी मुझे ऑटो से अस्पताल ले जाया गया, जहां ईसीजी मशीन खराब थी, इसलिए दूसरे अस्पताल के रास्ते में मेरी मौत हुई। अब इस बात को कई बरस बीत गए, मुझे मेरी ही याद नहीं, तुम भी अपने ज़मीर के लिए इसे भूल जाना। ये आखिरी पंक्तियां मैंने अपनी स्मृति से सुनाई हैं, वो कागज़ कहीं मिस हो गया है, तो हो सकता है एक दो तीन पंक्तियां रह गई हों। आनंद सर नमस्ते। तो एक कविता है, देश काफी बदल गया है। देश काफी बदल गया है। जस्टिस लोया ने सबसे मर्मस्पर्शी बात अपने पिता से कही थी। जस्टिस लोया ने सबसे मर्मस्पर्शी बात अपने पिता से कही थी, मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा और गांव जाकर खेती करूंगा, मगर गलत फैसला नहीं सुनाऊंगा। अगर आप भी ऐसा सोचते और कहते हैं तो आपको जीने नहीं दिया जाएगा। अगर आप भी ऐसा सोचते और कहते हैं तो आपको जीने नहीं दिया जाएगा। जो मृतक हैं वे नहीं चाहते कि उनके बीच कोई जीवित रहे। बीती आधी सदी में देश काफी बदल गया है। कुख्यात हत्यारा डोमा जी उस्ताद अब षड्यंत्रकारी मृत्यु दल की शोभा यात्रा में सिर्फ शामिल नहीं, बल्कि वह नेतृत्व कर रहा है। ये कविता थी, देश काफी बदल गया है। ये पंत उत्तरा बहुगुणा जी, नवीन जी, विनय सौरभ जी, ये सभी मित्र हैं, इन्होंने हौसला अफजाई की है यहाँ पे आके। इसके लिए इनका बहुत आभारी हूँ। सुशील सुमन जी भी साथ हैं और आलोक जी भी साथ हैं। बोधिसत्व जी को भी देख रहा हूँ, तो आप सबका स्वागत है। संजय जोशी जी, मेरा समय अगर हो गया हो तो आप मुझे मना भी कर सकते हैं कि इसको अब मैं इसका समापन करूं। मैं आपके मैसेज का इंतज़ार करूंगा, लेकिन तब तक मैं एक दो कविताएं और सुनाऊंगा आपके सामने। तो 1 सेकंड की मोहलत दीजिएगा। ये एक कविता है, वह कविता नहीं थी। सुबह का वक्त था, सुबह का वक्त था, वे 4 थे, सियासत की बात चली। सुबह का वक्त था, वे 4 थे, सियासत की बात चली। मैंने कहा नफरत और हिंसा की आक्रामक राजनीति हो रही है। सुबह का वक्त था, वे 4 थे, सियासत की बात चली। मैंने कहा नफरत और हिंसा की आक्रामक राजनीति हो रही है। उनमें जो सबसे बुजुर्ग था उसने मुझे डपटते हुए पूछा, हिंसा कहां हो रही है?
कहाँ है नफरत? मैंने जवाब दिया, कहीं नहीं, चारों ओर प्यार का माहौल है। इस पर वो गुस्से में चीखते हुए बोला, माहौल खराब कर रहा है साला। कुछ लोग खालिस कुतूहल से ये तमाशा देखने लगे। एक भद्रजन ने मुझे निकल जाने का इशारा किया। सुबह के समय वो मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में नहीं थी। अंधेरा उससे निकलकर सड़क पर छा गया था और उसका लफ्ज साला मेरे बहुत करीब आ गया था। ये पॉलिटिक्स की बात जो है, ये कहा जाता है कि कविता में राजनीति नहीं होनी चाहिए या राजनीतिक कविता जैसे पद का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह उसके प्रतिपक्ष में कुछ लोग प्रेम की कविता, मृत्यु की कविता, प्रकृति की कविता, प्रेम कविता जैसे टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। मेरा मानना है कि कविता जीवन से संबोधित होती है, इस तरह से टुकड़ों में बांट करके नहीं देखा जा सकता उसको। तो मैं राजनीतिक कविता को भी प्रेम कविता मानता हूँ एक खास अर्थ में, और वो अर्थ ये है कि दुनिया से जो हमारा लगाव है, दुनिया से जो हमारी मोहब्बत है, इसके अच्छे और सुंदर स्वरूप की एक 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 बहुत खूबसूरत, संवेदनशील और एक मानवीय और एक प्रबुद्ध समाज की उससे जो हमारी उसकी रचना का जो स्वप्न हमारी आंखों में होता है, और उसके लिए जो उससे हमें जो लगाव होता है, जो मोहब्बत होती है, आउट ऑफ दैट लव हम वो कविता लिखते हैं, जिसको राजनीतिक कविता हो सकता है कुछ लोग कहते हों। कुछ लोग इस पर भी ऐतराज़ करते हैं कि बहुत राजनीति हो रही है और वो गैर राजनीतिक दिखना चाहते हैं। तो मैंने एक कविता लिखी है, कुछ गैर राजनीतिक शब्द। गैर राजनीतिक वो भी दिखना चाहता है जो सत्ता के शीर्ष पर है। गैर राजनीतिक वह भी दिखना चाहता है जो सत्ता के शीर्ष पर है, और वे भी जो उसके विरोध की राजनीति से आहत हैं। गैर राजनीतिक वो भी दिखना चाहता है जो सत्ता के शीर्ष पर है, और वे भी जो उसके विरोध की राजनीति से आहत हैं। दोनों के बीच मैत्री स्पष्ट है, और दोनों ही स्वयं राजनीति करते हुए दूसरों से खामोशी का आश्वासन चाहते हैं। एक नाउम्मीदी का बीहड़ जिसमें आदमी को मारा जा सके। मैं एक बार फिर से आपके सामने इसको सुनाता हूं। कुछ गैर राजनीतिक शब्द। गैर राजनीतिक वह भी दिखना चाहता है जो सत्ता के शीर्ष पर है, और वे भी जो उसके विरोध की राजनीति से आहत हैं। दोनों के बीच मैत्री स्पष्ट है, और दोनों ही स्वयं राजनीति करते हुए दूसरों से खामोशी का आश्वासन चाहते हैं। एक नाउम्मीदी का बीहड़, एक नाउम्मीदी का बीहड़ जिसमें आदमी को मारा जा सके रोजमर्रा के काम की तरह, और वो चुपचाप मर सके इंसाफ की किसी ख्वाहिश के बगैर। अधिक से अधिक हत्यारे की सराहना में कुछ गैर राजनीतिक शब्द कहता हुआ, मसलन, आपने मुझे जन्नत बख्श दी, आपका शुक्रिया। और एक कविता है, इसके किरदारों को तो आप पहचान लेंगे। आतताई पूछता है,
किरदारों को पहचान लेंगे, उनकी एक खास स्टाइल है उसको पहचान लेंगे, तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत सार्थक हुई। आतताई पूछता है तुम लोग आतताई हो क्या? आतताई पूछता है तुम लोग आतताई हो क्या? भीड़ हर्ष ध्वनि करती है नहीं। फिर ये सवाल, मैं आतताई हूं क्या? हर्ष ध्वनि नहीं। और अंत में हम सब आतताई हैं क्या? और भी उल्लास से भीड़ निनाद करती है नहीं। इस तरह शांति और सद्भाव का जमाना चलता है हमारे देश में। तो ये नया पथ में कविताएं आई थी जो मैं नया पथ से पढ़ रहा था, और कुछ कविताएं आपको सुनाता हूँ। ये तद्भव के 40वें अंक में कुछ कविताएं हैं, इनसे मैं आपको 2-3 कविताएं सुनाता हूँ, क्योंकि संजय जोशी जी कह रहे हैं कि आप सुनाते रहिए। तो बहुत शुक्रिया उनका। और एक कविता देखिए, फ्री कॉलिंग है। ये मैं कुछ इसमें मेरा अपना अभी अनुभव है कि फ्री कॉलिंग तो है लेकिन बात नहीं हो पाती है। अपने ही दोस्तों से बात असंभव जैसी होती है, कई बार नहीं हो पाती है। ये विनय सौरभ जी कह रहे हैं, एक छोटी सी कविता है सुनाने के लिए। पुरानी कविता है, अब अगर याद आ गई तो सुना देंगे। 3 लाइन की ही कविता है। हाँ, उम्मीद शीर्षक कविता है। जिसकी आंख में आंसू है, जिसकी आंख में आंसू है, उससे मुझे हमेशा उम्मीद है। ये विनय सौरभ जी के निर्देश पे मैंने सुनाई आपको। एक कविता है, फ्री कॉलिंग है। फ्री कॉलिंग है पर बातचीत के हालात नहीं रहे। फ्री कॉलिंग है पर बातचीत के हालात नहीं रहे। न सच आप कह सकते हैं न सुन सकते हैं। प्यार का इसरार पागलपन है। रोजगार की मांग अराजकता। फ्री कॉलिंग है पर बातचीत के हालात नहीं रहे। न सच आप कह सकते हैं न सुन सकते हैं। प्यार का इसरार पागलपन है। रोजगार की मांग अराजकता। जो सबसे कमजोर है, भीड़ ने उसे दुश्मन मान लिया है। जो दुश्मन है, भव्य साइन बोर्ड पर मुस्कुरा रहा है। प्यार का इसरार पागलपन है। रोजगार की मांग अराजकता। जो सबसे कमजोर है, भीड़ ने उसे दुश्मन मान लिया है। जो दुश्मन है, भव्य साइन बोर्ड पर मुस्कुरा रहा है। उसके बारे में कुछ भी कहना कुफ्र है। फ्री कॉलिंग है पर बातचीत के हालात नहीं रहे। और जो जिंदगी जिस तरह मुश्किल होती जा रही दिन पर दिन, पर्यावरण हमारा खतरे में है, नदियाँ प्रदूषित हैं और वो हवा में जहर है। एक कविता देखिए, एक हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र के ग्लेशियर्स, एक वैज्ञानिकों की रिसर्च हुई, उसकी उस पर आधारित एक रिपोर्ट आई थी कि हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र के जो ग्लेशियर्स हैं
वो पिघल जाएंगे आगामी 80 वर्षों के अंदर। तो शुभा जी नमस्ते, अनवर शमीम जी नमस्कार, सूर्यनारायण जी नमस्ते, एक बार फिर सभी दोस्तों को नमस्कार। तो कल्पित जी भी आए थे, उनको भी नमस्कार। तो ऐसा लगता है कि शायद एक शताब्दी बाद जीवन असंभव हो जाए, ऐसे अंदेशे हैं। तो मैंने एक कविता लिखी, जब मैं छोटा था। सुनिएगा। जब मैं छोटा था मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन पानी की कमी होगी। जब मैं छोटा था मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन पानी की कमी होगी। पृथ्वी निरंतर तपती होगी, हिंदू कुश हिमालय के हिमनद गल रहे होंगे और उनके 1/3 रह जाने में 1 सदी से भी कम समय बचा होगा। जब मैं छोटा था मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन नदियाँ, पेड़, खेत और जलाशय नहीं, मनुष्य ही मनुष्य होंगे चारों ओर। फिर भी मनुष्य की राह देखता रहेगा मनुष्य ही। जब मैं छोटा था मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन पानी की कमी होगी, पृथ्वी निरंतर तपती होगी, हिंदू कुश हिमालय के हिमनद गल रहे होंगे और उनके 1/3 रह जाने में 1 सदी से भी कम समय बचा होगा। जब मैं छोटा था मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन नदियाँ, पेड़, खेत और जलाशय नहीं, मनुष्य ही मनुष्य होंगे चारों ओर। फिर भी मनुष्य की राह देखता रहेगा मनुष्य ही। और एक कविता है, एक ट्रक आएगा। एक ट्रक आएगा शीर्षक है। विवेक जी नमस्कार, और के भाई साहब भी हैं, आप दोनों का स्वागत है, नमस्ते। एक ट्रक आएगा शीर्षक कविता है। कभी वे चांद पर जाने की बात करते हैं, कभी बाघों के दर्शन के लिए अभयारण्य की सैर। कभी वे चांद पर जाने की बात करते हैं, कभी बाघों के दर्शन के लिए अभयारण्य की सैर। सिर्फ हत्या और बलात्कार पर कुछ नहीं कहते, वह तो आए दिन का कारोबार है, उस पर क्या कहना। एक ट्रक आएगा, एक ट्रक आएगा, इंसाफ की उम्मीदों को कुचलता चला जाएगा। आप इस ट्रक पर बैठ सकें तो चांद की सैर कर सकते हैं, अभयारण्य की भी। एक छोटी सी कविता है, तानाशाह की तस्वीर। रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों या पेट्रोल पंपों पर कहीं भी जाइए, तानाशाह की तस्वीर नजर आती है। रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों या पेट्रोल पंपों पर कहीं भी जाइए, तानाशाह की तस्वीर नजर आती है। प्रजा की चिंता इस तरह भी की जाती है कि जब वो कुछ राहत चाहती हो
उसे अपने होने की याद दिला दी जाए। आलोक धनवा सर, नमस्कार, आपका स्वागत है। और मैं एक दो अलग मिजाज की एक दो कविता सुना करके आपसे विदा लूँगा। दो कविताएं और में एक है, एक गांव की सरहद पर। एक कविता है, एक गांव की सरहद पर, एक छोटे से गांव की सरहद पर, एक छोटे से गांव की सरहद पर गंगा की विस्तीर्ण मंथर धारा, पानी गंभीर और प्रशांत, अलबत्ता समय के संक्रमण से मलिन, लहरों में हल्की सी हलचल। एक छोटे से गांव की सरहद पर गंगा की विस्तीर्ण मंथर धारा, पानी गंभीर और प्रशांत, अलबत्ता समय के संक्रमण से मलिन, लहरों में हल्की सी हलचल। जाह्नवी जाह्नवी यूं ही बहती आती है अनादिकाल से, ऊपर निर्व्याज भाव से निहारता नीले आसमान का वितान, वो भी अनादिकाल से है। सब एक बिछोह में साथ हैं, एक सानिध्य में संभव हो। हवा निशब्द बहती है मानो अनादिकाल से, इस सत्य को जानती है और नहीं भी जानती। तट पर पीपल का पुरातन पेड़ इतना विशाल और छतनार, गोया वह सदियों से वहां है। उसके चपल पत्ते हवा में हिलते, सृष्टि की अविराम कथा कहते हुए संतप्त शव यात्रियों की राहत के निमित्त उसके नीचे नदी किनारे जन्म और मृत्यु की मिलन भूमि पर एक प्राचीन चिता जल रही है, जिसे देखता हुआ मैं उतना ही प्राचीन दर्शक न जाने कब से वहां खड़ा हूं। और मेरे दिल के चूंकि बहुत करीब है, इसलिए आपसे माफ़ी मांगने के साथ मैं इस कविता को दोबारा सुनाना चाहता हूं। एक गांव की सरहद पर, एक छोटे से गांव की सरहद पर गंगा की विस्तीर्ण मंथर धारा, पानी गंभीर और प्रशांत, अलबत्ता समय के संक्रमण से मलिन, लहरों में हल्की सी हलचल। जाह्नवी यूं ही बहती आती है अनादिकाल से, ऊपर निर्व्याज भाव से निहारता नीले आसमान का वितान, वह भी अनादिकाल से है। सब एक बिछोह में साथ हैं, एक सानिध्य में संभव। हवा निशब्द बहती है मानो अनादिकाल से, इस सत्य को जानती है और नहीं भी जानती। तट पर पीपल का पुरातन पेड़ इतना विशाल और छतनार, गोया वह सदियों से वहां है। उसके चपल पत्ते हवा में हिलते, सृष्टि की अविराम कथा कहते हुए। ये कोई फोन आने लगा बीच में, माफ कीजिएगा, बीच में कोई फोन आने लगा था, तो मैं जहां से छूट गया वहां से आगे बढ़ाता हूं। तट पर पीपल का पुरातन पेड़ इतना विशाल और
ये बीच में फ़ोन माफ़ करेंगे, उसके कारण डिस्टर्ब हुआ है। उसके नीचे नदी किनारे जन्म और मृत्यु की मिलन भूमि पर, तट पर पीपल का पुरातन पेड़। उस कविता का अंतिम पैराग्राफ फिर से सुना रहा हूं। तट पर पीपल का पुरातन पेड़, इतना विशाल और छतनार, गोया वह सदियों से वहां है। उसके चपल पत्ते हवा में हिलते, सृष्टि की अविराम कथा कहते हुए, संतप्त शव यात्रियों की राहत के निमित्त उसके नीचे नदी किनारे जन्म और मृत्यु की मिलन भूमि पर एक प्राचीन चिता जल रही है, जिसे देखता हुआ मैं उतना ही प्राचीन दर्शक न जाने कब से वहां खड़ा हूं। और एक चला था कुछ 2-3-4 साल पहले, एक चीज़ चली थी फिटनेस चैलेंज नाम की। तो मैंने उस पर एक छोटी सी कविता लिखी थी। वो फिटनेस चैलेंज नाम से इस समय हो सकता है कोई गतिविधि न चल रही हो, लेकिन वो अकथित रूप से वो हमेशा एक फिटनेस चैलेंज एक जारी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि कविता अभी ये प्रासंगिक है। फिटनेस चैलेंज। फिटनेस चैलेंज। वो आदमी व्यायाम कर रहा है या अपने विलास का प्रदर्शन। वो आदमी व्यायाम कर रहा है या अपने विलास का प्रदर्शन। वो जो कह रहा है तुम स्वस्थ हो या नहीं, वो जो कह रहा है तुम स्वस्थ हो या नहीं, कहना ये चाहता है जब तुम स्वस्थ ही नहीं हो तो मेरे अन्याय से कैसे उबरोगे। ये एक कविता है फिटनेस चैलेंज। और मैं एक सेकंड कोशिश करता हूँ, अगर मेरा लैपटॉप कनेक्ट हो जाए तो मैं आपको अंतिम कविता सुना रहा हूँ, क्योंकि अगर मुझे ये कोरोना की त्रासदी से संबंधित कविताएं सुनानी हो तो मुझे ये कविता पाठ समाप्त करना पड़ेगा, दोबारा आना पड़ेगा। तो इसलिए उसका आकर्षण छोड़ देता हूँ, बहुत हो गया है। और आखिरी कविता आपको सुनाता हूँ, मैंने उसे देखा। मैंने उसे देखा। मैंने उसे देखा सुंदरता में संपूर्ण और निरभिमान। मैंने उसे देखा सुंदरता में संपूर्ण और निरभिमान। जैसे कोई फूल अपनी पंखुड़ियों की आभा से अनजान। जैसे कोई फूल अपनी पंखुड़ियों की आभा से अनजान। ठहरी हुई हवा में भी पीपल के पत्तों का चंचल और संगीतमय स्वभाव। ठहरी हुई हवा में भी पीपल के पत्तों का चंचल और संगीतमय स्वभाव, या दुख के समुद्र पर तिरती हुई प्रसन्नता की नाव। ठहरी हुई हवा में भी पीपल के पत्तों का चंचल और संगीतमय स्वभाव, या दुख के समुद्र पर तिरती हुई प्रसन्नता की नाव। तब यही मेरा प्यार था कि मैंने अपनी तकलीफ़ों के जिक्र से उसे उदास करना नहीं चाहा। तब यही मेरा प्यार था कि मैंने अपनी तकलीफ़ों के जिक्र से उसे उदास करना नहीं चाहा। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक जी, रुचि जी, सुघोष जी, बोधिसत्व जी, नवीन जी, अखिलेश गुप्ता जी, बोधिसत्व जी, संजय जोशी जी, मनोज जी, के जी, के पांडे जी,
विवेक तिवारी जी और सभी लोग जिनको मैं देख पा रहा हूँ, नहीं देख पा रहा हूँ, उन सभी को, आशुतोष सर को, सबको बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी मेहरबानी कि आपने मेरा साथ दिया। आलोक धनवा सर को भी बहुत आभार उनका, और शुभा जी का भी बहुत आभार, सुभाष पुरोहित जी और सभी मित्रों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे फिर। कामिनी जी, दीपक जी, आभार।